हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 28 जनवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। ये वाला जो न्यूज़ एनालिसिस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसमें वो ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं जो हॉट टॉपिक में है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो न्यूज़ होते हैं, जो आपके मेंस पेपर आंसर राइटिंग में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और बहुत ज़्यादा ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो उस न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करते हुए हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है हम लोग डेली बेसिस पे कवर करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। डेली बेसिस पे इसकी जो टाइमिंग होती है वो 12 बजे होती है, ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी शानदार बात कही गई है। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई सपना देखा हुआ है तो आपके अंदर सपना देखने की अगर वो काबिलियत है तो इतना भरोसा अपने आप पे रखिए कि आप वो पूरा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पीसीएस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और आपने वो सपना देख रखा है वो पीसीएस लेवल की जर्नी को कवर करने की, तो डेफिनेटली आप उस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। ये विश्वास मुझे आप पर है तो आपको अपने आप पर क्यों नहीं है। तो ये बात हमेशा अपने अंदर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिवनेस, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर हमेशा पूरी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। चाहे लोग क्या बोले, क्या कितना भी क्यों ना बोले, आपको लोग बहुत होते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहता है। और यही लोग जो आज के डेट में आपके साथ नहीं दे रहे हैं, कल यही लोग आकर के आपके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सपना आपने देखा है वो आप पूरा कीजिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है आप इसको पूरा करेंगे, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला न्यूज़ जो है यहाँ पे आपका जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को लेकर के है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ये वाला टॉपिक जो और अच्छा खासा हो सकता है कि आप इस पॉइंट को भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कही जा रही है, वहाँ पर अगर आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं तो वहाँ पर ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि हम लोग गर्ल चाइल्ड डे के रूप में हम लोग राष्ट्रीय दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये बेसिकली 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, और ये यहाँ पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो लड़कियों के सामने चुनौतियाँ जो आती हैं समाज में रह करके, भारत के समाज में लड़कियों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए इसको हर वर्ष इस दिन के ऊपर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। उनको उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो 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 डिफ़िकल्टीज़ है, जो चैलेंजेस है जो वो अपने लाइफ में फेस करते हैं, वो भारत के सोसाइटी में रह करके उसको उजागर करने को लेकर के, वो सारी चीज़ों को हाईलाइट करने को लेकर के ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली असमानताएं, जो चैलेंजेस को लेकर के जागरूकता पैदा करने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में समान अवसरों की वकालत करने पर केंद्रित है। आप देख सकते हैं जो इनइक्वलिटीज़ है जो फेस करती हैं लड़कियां, उनको उनके ऊपर ये अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर के ये दिवस जो है वो पूरी तरह से फोकस करता है। ये एक तरह से समान अपॉर्चुनिटीज़ देता है, चाहे वो शिक्षा के केंद्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो या न्यूट्रिशन के सेक्टर में हो। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चंस मेरा आपसे ये रहेगा, क्वेश्चंस मेरे तरफ से हमेशा आपके पास आपको मिलेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। आपको उसके ऊपर आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सतत विकास लक्ष्य जो है उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। आपको टोटल कितने सतत विकास लक्ष्य है वो आपको बताना है, और आपको बताना है असमानताएं के बारे में कितने नंबर के गोल में, कि कितना नंबर का गोल है हमारा जो हम लोग को उसको ख़त्म करना है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर्स के ऊपर भी बताइएगा मुझे कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में जो सतत विकास लक्ष्य के बारे में जो लिखा गया है वो कितने नंबर पे है, स्वास्थ्य के बारे में कितने नंबर में बताया गया है, न्यूट्रिशन के बारे में कितने नंबर में बताया गया है। मुझे सब के बारे में मुझे बताइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने जो जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो इन सभी कैटेगरीज में किस किस नंबर पे किसके बारे में क्या, किस किस नंबर पे किसके बारे में बताया गया है, कौन कौन सा लक्ष्य है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, स्वास्थ्य देखभाल और जो भी असमानताएं हैं उसको ख़त्म करने को लेकर के। ठीक है, अब क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो दिवस है ये जो स्थापित किया गया था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2008 को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चलिए एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा कि आप मुझे बताइएगा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के आज के डेट में मंत्री कौन है वो आपको बताना है।
ठीक है। ये जो पहल रखी गई है, ये क्यों रखी गई है? ये एक्नॉलेज करता है जो चैलेंजेस फेस करती हैं लड़कियां, है ना, चाहे वो चाइल्ड मैरिज से लेकर के हो, है ना, या जेंडर बेस्ड हो। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो वो बेसिकली उनके सामने आती हैं, उन चीज़ को लेकर के यह पहल रखी गई है। और ये बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा सहित लड़कियों के सामने जो भी चुनौतियां आते हैं, उस चीज़ को लेकर के ये दिवस जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट करता है। 22 जनवरी 2015 को यहाँ पे एक अभियान स्टार्ट किया गया था। उस अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। ये लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015। देखिए ये भी इसी के समर्थन में। अब महिला सशक्तिकरण, देखिए 2019 के मेंस के पेपर उठा करके देखिएगा, बीपीएससी का एसए राइटिंग में, वहाँ पे महिला सशक्तिकरण के बारे में एक क्वेश्चन है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे कि ये स्कीम्स वगैरह जो है वो निकाली गई है सरकार के द्वारा, ताकि हम वुमेन को एम्पावर कर सकें। अभी आप देख सकते हैं 26 जनवरी का जो परेड हुआ था, उसमें ट्राइब सर्विसेज जो हुई थी, उसमें तीनों सर्विसेज की जो लीड कर रही थी वो भी महिला थी। चलिए उसका उनका भी आंसर दीजिएगा। जो उनको लीड कर रही थी रिपब्लिक डे परेड में, ट्राई सर्विसेज, तीनों सेना, जल थल और वायु, है ना, तो इन तीनों सेनाओं को जो लीड कर रही थी परेड में, उनका नाम मुझे बताइएगा। मैंने पढ़ा रखा है, कल के डेट में ही पढ़ाया था, आपको ध्यान में होगा, अगर अच्छे से आपने क्लास किया होगा तो उसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आप सभी लोगों से आंसर चाहिए कि जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरी सारी क्लासेस देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया गया था 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, ये ध्यान रखिएगा। और आज के डेट में सब इसके ऊपर हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। इस स्कीम के बारे में अगर बात कही जा रही है तो थोड़ा सा आइए इस स्कीम के बारे में भी जान लें। ये स्कीम क्यों निकाला गया था, क्या इशूज़ थे? तो ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि चाइल्ड सेक्स रेशियो का जो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन यानी कमी आ रही है सेक्स रेशियो में, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, और जो भी इशूज़ वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है लाइफ साइकिल में, उससे रिलेट करने को लेकर के जो संबंधित मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दा को संबोधित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ये ध्यान में रख सकते हैं। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है और शिक्षा मंत्रालय का त्रिमंत्रालय का प्रयास है। देख सकते हैं ट्राई मिनिस्ट्रल एफर्ट यहाँ पे लगाया गया है। 3 मिनिस्ट्रीज यहाँ पे शामिल हुई है जो बेसिकली इस योजना को लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये तीनों मिनिस्ट्री जो है, तीनों मंत्रालय जो है, वो तीनों मिल करके एकजुट होकर के ये एफर्ट लगा करके ये स्कीम को यहाँ पे लॉन्च की थी सरकार की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे क्या मुद्दा, क्या है मेन मुद्दा, क्या है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो लिंग पक्षपात पूर्ण लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, इसको रोकने के लिए ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था। इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना, जो उनकी शिक्षा है उनको इंश्योर करना, उनको पार्टिसिपेट करना, हर जगह गर्ल चाइल्ड को लेकर के पार्टिसिपेशन को रोल को निभाने के लिए, ये बेसिकली ये इसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव था। और प्रोटेक्टिंग राइट, यानी जो गर्ल चाइल्ड का जो राइट है, अधिकार है, उसको रक्षा करने के लिए ये सारे मुख्य उद्देश्य थे, जिसको लेकर के यहाँ पे ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसको लॉन्च किया गया था। कब ये लॉन्च किया गया था? आपका 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 3 मंत्रालय की तरफ से। इसमें और क्या क्या बात कही जा रही है, देखिए यहाँ पे इनोवेटिव इंटरवेंशन अंडर BBB प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या क्या इंटरवेंशन, क्या क्या इनोवेशंस यहाँ पे किए गए पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने के लिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए लड़की लोगों के लिए, ताकि लोग उनको लेकर के सब सही सोचे, पॉजिटिव वे में सोचे। पहले आज के डेट में देखिए क्या किया गया है, गुड्डी गुड्डा बोर्ड। गुड्डी गुड्डा बोर्ड क्या होता है? ये बेसिकली हर हॉस्पिटल के बाहर ये बोर्ड लगा रहता है, जिसमें बताया जाता है स्टैटिस्टिक्स, क्या बताया जाता है कि कितने लड़कियां जन्म ले रही हैं, कितने लड़के जन्म ले रहे हैं, इसको पब्लिक करने के लिए ये बोर्ड में पब्लिकली यहाँ पे फिगर दिखता है, पूरा नंबर दिखता है कि कितने लड़कियां जन्म ले रही हैं आज के डेट में उस अस्पताल में और कितने लड़के ले रहे हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? जलगांव डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा, ये डिस्प्ले बोर्ड पब्लिकली वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से गुड्डी गुड्डा बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे किस मंथ किस साल की बात यहाँ पे कही जा रही है, किस मंथ किस साल यहाँ डिस्प्ले होता है,
और यहाँ पे कितनी लड़कियां जन्म ले रही हैं, पिछले कितना जन्म ली, आज के डेट में करंट मंथ में कितना जन्म ले रही है। तो इस तरह से ये बोर्ड जो है वो पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ना और पुत्र केंद्रित अनुसंधानों को चुनौती देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रूढ़िवादी है, जो स्टेरियोटाइप्स है कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स को यहाँ पे ब्रेक करने की बात की जा रही है, और सन सेंट्रिक रिचुअल जो है, जो सन को लेकर के ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उस चीज़ को कम करना, उस चीज़ को चैलेंज करना फीमेल के तरफ से, वो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के जब जन्म हो तो उसको सेलिब्रेट करना अच्छे तरीके से, वो पूरा डेडिकेट करना, ये स्पेशल दिन जो है गर्ल चाइल्ड को लेकर के वैल्यू करना है, ये बेसिकली पूरी तरह से डेडिकेट किया जा रहा है ये स्कीम के तहत, ताकि प्लांटेशन ड्राइव किया जा सके, नर्चर किया जा सके कि गर्ल चाइल्ड को किस तरह से पोषित किया जा सके, पोषण में उनका महत्वपूर्ण योगदान दे सके, किस तरह से उनका देखभाल किया जा सके, किस तरह से उनको केयर किया जा सके। जिस तरह से एक सन को लोग केयर करते हैं, ठीक उसी तरह से गर्ल चाइल्ड को किस तरह से नर्चर किया जाए, किस तरह से केयर किया जाए, उसको सिंबलाइज करने को लेकर के ये नींव रखी गई है। जैसे कहाँ पे ये रखा गया है, कडलोर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। सेल्फी विद डॉटर, जो भी जन्म ले रहा है तो उसके साथ सेल्फी लेकर के, जिन डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में ये आपका रूल वगैरह देखने को मिलेगा जो बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ताकि जो भी लड़की जो जन्म ले रही है तो उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे उसको मनाया जाए, ताकि सभी लोग एक अच्छे रूप में उसको केयर कर सकें, देखभाल कर सकें, पोषण कर सकें, ये ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महाराष्ट्र में देख सकते हैं बहुत जगह इसको लेकर के ये गुड्डी गुड्डा का जो बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे किया गया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ये बहुत एक्टिव तरीके से वर्क कर रहा है, और ये इसमें दर्शाता है कि कितनी लड़कियां जन्म ले रही है, कितने लड़के जन्म ले रहे हैं उस पर्टिकुलर विलेज में। ये देख सकते हैं, ये बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये एक नया इनिशिएटिव आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को लेकर के। अमृत धरोहर, ध्यान रखिएगा, अमृत धरोहर की बात की जा रही है, ताकि जो भी वेटलैंड टूरिज्म मतलब क्या होता है, वैसा जमीन का एरिया जो चारों तरफ से बेसिकली पानी से घिरा हो, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत आर्द्र भूमि पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की अगुवाई कर रही है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि पर्यटन को यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस की जा रही है, उसी को लेकर के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण रोल केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इनिशिएटिव जून 2023 में लिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि टूरिज्म में बढ़ावा लिया जा सके, लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट कर सके। जो भी सेंसिटिव वेटलैंड एरिया है वहाँ पे, जैसे रामसर साइट, जितने भी रामसर साइट है वो सारे वेटलैंड एरियाज ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे उड़ीसा का चिलिका लेक बहुत ज़्यादा है, हरियाणा का सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, इन सभी लोगों को इन सभी जगह पे टूरिज्म रिवॉल्यूशन लाया जा सके, है ना। रामसर साइट्स में आप देख सकते हैं टूरिज्म रिवॉल्यूशन लाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। पर्यटन प्रथाओं को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ तो ये स्कीम जो है वो एक एफर्ट है किसके बीच में, टूरिज्म मिनिस्ट्री के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बीच में ये एफर्ट जो है वो बेसिकली लगाया गया है इस स्कीम के तहत। चलिए मुझे यहाँ पे ये भी बताइएगा मुझे कि आज के डेट में टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, ये भी मुझे बताइएगा। तो ये जो योजना है ये पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच में सहयोगात्मक प्रयास यहाँ पे देखने को मिलेगा जो लगाया गया है। यह योजना जो है वो आर्द्र भूमि के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने यानी बढ़ावा देने, इस चीज़ को बेसिकली टूरिज्म सेक्टर्स में इंक्रीज करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विजिट कर सकें, वहाँ पे इकोनॉमी आपकी डेवलप हो सके, है ना। उस जगह पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वो वहाँ पे उस जगह का गो थ्रू करें, वहाँ पे विजिट करें। और स्थानीय समुदायों के लिए यहाँ पे जैव विविधता की बात कही जा रही है, कार्बन स्टॉक की बात कही जा रही है, इको टूरिज्म की बात कही जा रही है। इन सभी जगह पे सृजन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही जा रही है अगले 3 वर्षों में, यानी 2023 से इसको लागू किया जाएगा अगले 3 वर्ष के लिए, ताकि इनकम जनरेशन यहाँ पे हो सके लोकल कम्युनिटीज़ का।
क्या बात हो रही है, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ वेटलैंड, जहाँ जहाँ रामसर साइट्स है, बेसिकली रामसर साइट्स को यहाँ पे प्रोमोट किया जा रहा है, वहाँ पे जैव विविधता वाली जो जगह है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको प्रमोट किया जा सके, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट कर सके। और जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे तो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से इकोनॉमी के स्टेट में आपका एक बिल्डअप करेगा, एक इनिशिएट आपको देखने को मिलेगा, इनकम जनरेशन वहाँ पे उस पार्टिकुलर एरियाज़ के लिए होगा। ठीक है, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस यही है कि जो ट्रांजिशन हुआ है हाई वॉल्यूम टूरिज्म का टू हाई वॉल्यूम नेचर टूरिज्म में, कि जितने भी लोग हाई वॉल्यूम के जो टूरिज्म जो विजिट कर रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचर टूरिज्म पे विजिट करें। और नेचर टूरिज्म में वेटलैंड वाला जो एरिया है, खास करके जो आर्द्र भूमि वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे रणनीतिक रूप से उच्च मात्रा वाले पर्यटन से उच्च मूल्य वाले प्राकृतिक पर्यटन में परिवर्तन हो। तो जितने भी लोग बेसिकली पर्यटन क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं बड़े से बड़े वॉल्यूम में, बड़े से बड़ी मात्रा में, अब प्राकृतिक पर्यटन की तरफ उनको कन्वर्ट करने को लेकर के ये योजना जो है वो निकाली गई है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना। ठीक है, जितने भी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं, जितने भी रामसर साइट्स हैं, वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर्स को इंक्रीज करने को लेकर के ये यहाँ पे इनिशिएट यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और क्या क्या की पॉइंट्स है, इसका एम क्या है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ जो रह रहे हैं, वहाँ के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स की जो है उनको बढ़ावा मिल सके, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। ठीक है, और जो नेचर टूरिज्म पोटेंशियल है रामसर साइट का पूरे देश भर में, उसको क्या कर सके, उसको अवसर में वृद्धि कर सके, उसके अवसर को वृद्धि कर सके, स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर में वृद्धि करना है, ये इसका उद्देश्य है। यह योजना विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालय और एजेंसियां, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थानों एवं व्यक्तियों के एक नेटवर्क के साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के साथ काम करने को लेकर के कार्यान्वित की जा रही है। तो यही बात कही जा रही है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के द्वारा, ताकि एक साथ मिल करके वो इस कॉमन काउज को वर्क कर सके, इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। 16 आइडेंटिफाइड रामसर साइट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 को यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया गया है इस योजना के तहत। कौन कौन से हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हरियाणा में है, भितरकनिका मैनग्रोव्स देखने को मिलेगा, भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, सिरपुर मध्य प्रदेश में है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। तो इन सभी पायलट, ये सभी बेसिकली 16 रामसर साइट्स में से 5 यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया गया है बेसिकली इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर के, यानी एक स्टार्ट करने को लेकर के, एक एग्जाम्पल के रूप में कि हम इसको एक ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं इस 5 रामसर साइट्स को इस योजना के तहत, यहाँ पे टूरिज़्म को और इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट कर सके इस योजना के तहत, इसके लिए। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आप देख सकते हैं, वेटलैंड्स को लेकर के बात कही जा रही है। ये देखिए रामसर कन्वेंशन 1982 में ये भारत में आया था। टोटल रामसर साइट आज के डेट में 75 देखने को मिलेगा। ये सारे चिल्का, कोलेडू नेशनल पार्क, राजस्थान हरिक्का लेक पार्क, लोकतक पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए आर्द्र भूमि किसको कहा जाता है, वैसा जगह जहाँ लैंड इज कवर्ड बाई वाटर, वैसा भूमि जो पानी से, जैसे सॉल्ट हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, या फिर कहीं पे बीच में ये बेसिकली पूरी तरह से या कम्प्लीटली ये कवर हो वाटर से, ये वाले एरिया को बेसिकली वेटलैंड कहा जाता है। ज्योग्राफी में और अच्छे से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे वाटर फॉर्म्स के, जैसे रिवर्स हो गए, मार्सेस हो गए, बॉक्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, मड पॉन्ड्स हो गया, स्वैम्प्स हो गया, ये सारे आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली वेटलैंड दिवस भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और ये सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, ये ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लार्जर रामसर साइट जो है, लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो सुंदरबन है। कहाँ पे ये वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटा रामसर साइट जो है वो कहाँ पे, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु में है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वैसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो है तमिलनाडु, 14 रामसर साइट है, देख सकते हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जिनका नाम आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योलोडा नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। ये सारे की फैक्ट्स है जो कि आपके ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स में कब रिकॉर्ड में अर्जित किया गया था, 1990 में। देखिए यहाँ लिखा था ना, वेटलैंड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो ये अडॉप्ट किया गया था स्विट्जरलैंड। मॉन्ट्रेक्स क्या है, स्विट्जरलैंड में 1990 में इसको अडॉप्ट किया गया था। रामसर साइट को आइडेंटिफाई किया गया था एक कंजर्वेशन अटेंशन के रूप में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। जितने भी रामसर साइट्स हैं उनको बेसिकली क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर पर्पज से,
के लिए, ताकि उस चीज़ को हम काफ़ी टाइम तक हम उसको प्रमोट कर सकें, हम उसको बेसिकली सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें, और उसको हम बहुत अच्छे से क्लीन करके हम आगे के टाइम तक फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम प्रमोट कर सकें। ये 1975 में इसको बेसिकली आया था रामसर साइट। 1971 में इसका ट्रीटी साइन हुई थी। रामसर कहाँ पे? रामसर ईरान में है, और 1975 में ये पूरी तरह से लॉन्च हो गया था। वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जो कि रामसर साइट डिक्लेयर करता है। वेटलैंड को ही एक तरह से डिक्लेयर किया जाता है रामसर साइट को। लार्जेस्ट रामसर साइट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो पंटानल है, जो साउथ अमेरिका में। इंडिया में जो है वो कौन है? सुंदरवन। और वर्ल्ड में कौन है? पंटानल, साउथ अमेरिका। ये ध्यान में रख सकते हैं। वही सारी बात यहाँ पे कही जा रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। सबसे बड़ा सुंदरवन है, ये सारे आप देख सकते हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रामसर साइट। आर्द्र भूमि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल के साथ से ढकी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। देख सकते हैं जितने भी 75 रामसर साइट्स है वो सब यहाँ पे इंडिकेट है। इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोकतक लेक देख सकते हैं, मणिपुर में है, और सबसे भितरकनिका के बारे में जो उड़ीसा में, और सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, जो कि पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। 75 रामसर साइट आपके सामने है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। ऋण माफी लोन को लेकर के बात कही जा रही है। तो झारखंड सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है ऋण माफी योजना। इसमें जो लोन का बर्डन है फार्मर्स के ऊपर, उसको कम करने की बात कही जा रही है इस योजना के तहत। इस योजना में जो भी लोन फार्मर्स के पास है, जो इस लोन को प्रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये लोन क्या किया जाएगा, लोन चुकाने में जो असमर्थ है उसको ऋण माफ़ करने को लेकर के ये योजना निकाली गई है। ये योजना झारखंड में कृषि ऋण माफ़ी योजना को लेकर के जो निकाली गई है, ये उन किसानों के लिए निकाली गई है जो बेसिकली ऋण चुकाने में असमर्थ है, उनके ऋण माफ़ करने को लेकर के ये योजना निकाली गई है। योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान देख सकते हैं 50,000 रुपये तक का ऋण माफ़ करेगी। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऋण माफ़ी योजना अभी किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा। यहाँ पे उन किसान के लिए ये लॉन्च किया गया जो ऋण चुकाने में असमर्थ है, उनको 50,000 रुपये तक का ऋण माफ़ करने के लिए ये योजना निकाली गई है। क्लियर? तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या है? ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें रिलीफ प्रदान करने की बात की जा रही है। लोन का जो बर्डन है कम समय में फार्मर्स के ऊपर झारखंड के, तो उसको कम करने को लेकर के बात की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोन एलिजिबिलिटी क्रॉप लोन होल्डर जो हैं उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और जो न्यू क्रॉप लोन लेने के लेकर के जो किसान जिनको रिक्वायरमेंट है वो ले सकें, जो किसान माइग्रेट कर रहे हैं उनको रोक सकें, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं ऋण को लेकर के, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को और मजबूत करने को लेकर के ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, जिस योजना के तहत झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि वो किसान झारखंड का हो, झारखंड के निवासी हो, छोटे और सीमांत किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऋण लिया हो, KCC किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके वो उन्होंने लोन लिया हो, और ऐसा किसान होना चाहिए जो भूमि और स्वयं कृषि करता हो। ऐसे किसान हो जो पट्टी पर ली गई भूमि पर कृषि करते हो, तो वो बेसिकली किसान होने चाहिए जो बेसिकली खेती करते हैं। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी बात यहाँ पे कहा गया। और एक परिवार से एक ही लोग पर इसके जो है वो पात्र होंगे, एक ही लोग की लोन माफ़ होगी, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2020 से पहले बैंकों से ऋण लिया हुआ होना चाहिए। अब वो उन्हीं का लोन माफ़ होगा जो 31 मार्च 2020 के पहले जिन्होंने लोन लिया है, उन्हीं का लोन यहाँ पे माफ़ होगा, यही इस योजना के तहत। ये सारे जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए फार्मर्स के, और तभी जा करके उनका लोन जो है वो माफ़ होगा। और कितना माफ़ होगा? वो 50,000 तक का लोन उनका माफ़ कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए जो यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे KCC स्कीम की बात कही जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड। देख रहे हैं कितना डिटेल में सारे न्यूज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। हर स्कीम जो न्यूज़ में आ रखा है उस स्कीम को भी मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। इसकी इंट्रोडक्शन जो हुई थी 1998 को हुई थी। ये टाइमली क्रेडिट प्रदान करेगा फार्मर्स को जिनको रिक्वायरमेंट हो। समय समय पर इस योजना के तहत जो सहायता होगी, फाइनेंशियल सहायता लोन के तहत किसान को यहाँ पे प्राप्त
की जाएगी इस कार्ड के तहत। यह खेती कृषि आदानों की खरीद और अन्य जरूरतों हेतु ऋण प्रदान करेगा। 2004 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट थी फार्मर्स की, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। 2004 में किसानों की जो निवेश ऋण की आवश्यकता को कवर करने से हेतु इस योजना का और विस्तार कर दिया गया था। इस सुविधा वर्ष 2018-19 में मत्स्य और पशुपालन में संलग्न किसानों हेतु बढ़ा दी गई थी। अब जो बेसिकली फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के किसान हैं, उसमें भी 2018-19 में वो लोग भी इस लोन को लेकर के एलिजिबल हैं, ये लोन ले सकते हैं, ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मत्स्य और एनिमल हस्बेंड्री किसान हैं वो भी 2018-19 वाले समय में ये स्कीम उसमें भी बढ़ा दी गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? फसल की खेती होनी चाहिए, फसल के बाद के खर्चे, विपणन ऋण, उपभोग आवश्यकता और कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी हेतु किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकता को पूरा करना है, ये इसका उद्देश्य था। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण भी प्रदान करना है। देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है एग्रीकल्चर को लेकर के, वो यहाँ पे सरकार की तरफ से इसको प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को इस स्कीम के तहत, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, क्लियर। अब क्लैरिटी, अगला जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट 6 मंथ में ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है पार्लियामेंट में, तो आई होप आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में कवर करते हैं, आज के डेट में भी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। हाल ही में अपोजिशन पार्टी की अगर हम लोग बात करें, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें, उनके तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है क्लैरिफाई करने को लेकर के कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको कंटिन्यू किया जाए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको वापस से लाया जाए। जो बेसिकली सर्विस 1 जनवरी 2004 के पहले से जो बेसिकली सर्विस में है उनको ये स्कीम का लाभ अभी भी मिलना चाहिए। ये रिक्वेस्ट राजस्थान के अपोजिशन पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है, ये ध्यान में रख सकते हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है स्टेट असेंबली की जो बात कही जा रही है, उन्होंने इस इशू को उठाया है 0 आवर में। 0 आवर क्या होता है? 0 आवर आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर की है तो पॉलिटी में आप लोगों ने 0 आवर के बारे में पढ़ा होगा, शून्यकाल जिसको कहा जाता है। 0 आवर एक सेशन होता है, पॉलिटी में, अभी मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो मैं बताऊँगा अभी, तो अभी चीज़ों को ध्यान से समझिए। ये जो इसका मुद्दा क्या था, इस स्कीम के तहत क्या बात कही जा रही है, जो लाइफ लॉन्ग इनकम और पोस्ट रिटायरमेंट के जो लोग हैं, जो उन लोगों को ये बेसिकली ये स्कीम जो है उनके लिए वो एलिजिबल है। ओल्ड स्कीम में क्या था कि जो बेसिकली जो कौन कौन लोग पेंशन के अंडर में आते हैं, जो प्री डिटरमाइंड फार्मूला के तहत है, यानी जिन्होंने 50% तक विड्रॉ कर लिया है सैलरी, ठीक है, और वो बेसिकली डियरनेस रिलीफ की बात की जा रही है, जो बेसिकली साल में 2 बार जो है वो निकाल सकते हैं। जो इसका बेनिफिट है वो साल में 2 बार वो इसका उठा सकते हैं, उसको लेकर के ये कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जा सकती है। डीआर की बात कही जा रही है, डियरनेस रिलीफ की बात कही जा रही है। इसके अलावा ओपीएस के तहत सामान्य भविष्य निधि यानी जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान था। ये सारे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही जा रही है। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना के तहत जो था, कर्मचारी पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन उनको मिलती थी। क्या पेंशन मिलती थी? अंतिम आहरित वेतन का आधा मिलता था, यानी 50% जब वो रिटायर हो रहे हैं उस समय मिल रहा है, और वर्ष में वो 2 बार वो डीआर निकाल सकते थे। डियरनेस रिलीफ में संशोधन का भी लाभ उनको मिलता था। ठीक है, तो जीपीएफ की अगर हम बात करें तो भारत में सभी सरकारी कर्मचारी के लिए ये उपलब्ध था। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ योगदान करने का अनुमान देती है, यानी जो उनका इनकम था उससे कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज का उनको बेसिकली इनकम मिलता रहता था। कुल राशि जो रोजगार की अवधि के दौरान जमा होती थी, जितना भी जमा उन्होंने किया है फंड में, है ना, जितना भी रोजगार के समय, जितना भी काम करने के समय उन्होंने पीएफ जो जमा किया हुआ था उनका, तो कुल राशि का जो रोजगार उन्होंने जमा किया था उसका सब निर्धारित के समय कर्मचारी को भुगतान किया जा सके, यानी जब वो बेसिकली पे किया जाए, जब वो रिटायरमेंट था, रिटायरमेंट के टाइम पे जितना भी पीएफ उनका कटा, जब से वो ज्वाइन किए हैं जॉब और जब वो रिटायर हो रहे हैं, जितना भी पीएफ कटता है ना, पीएफ कट के जितना भी अमाउंट उनका सेव हुआ वो पहले रिटायरमेंट के टाइम पे उनको मिलता था। तो गवर्नमेंट ने ये बियर किया है, ये जो खर्चा को वहन करती थी, और 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था, ओल्ड पेंशन की बात करें तो।
अब उसी को लेकर के ये सारा डिस्कशन जो है वो कहाँ हो रहा है, ये 0 आवर में हो रहा है। 0 आवर क्या है, एक इनोवेशन है, एक पार्लियामेंट का एक नवाचार है, संसदीय नवाचार है, शून्यकाल एक समय होता है, एक काल होता है जहाँ पे बेसिकली ये सारी बातें डिस्कस की जा रही है। ये पार्लियामेंट्री रूल बुक में बेसिकली नहीं लिखा मेंशन होता है, ये बेसिकली वहाँ पे नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं इस चीज़ को लेकर के, जितने भी एमपीज होते हैं वहाँ पे। तो ये मैटर जो है राजस्थान के जो अपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा राइज किया गया है मैटर को बिना पहले से नोटिस दिए हुए। ऐसे पहले जो है जो भी डिस्कशन होना रहता है वो पहले से नोटिस चला जाता है कि ये मुद्दों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ये बेसिकली ये जो 0 आवर है ये क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शुरुआत होता है और इसको पहले से इसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था इसको डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। और दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को ये शून्यकाल कहा जाता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच का जो समय होता है वो बेसिकली 0 आवर का होता है और उसी में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी एमपीज के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट में हर एक सेशन काल होता है, तो क्वेश्चन आवर पहले होगा, फिर उसके बाद फिर आपका 0 आवर होगा, फिर एजेंडा होते हैं। तो 0 आवर में जो भी चीज़ें डिस्कशन होती थी वो पार्लियामेंट के रूल बुक्स में मेंशन नहीं होता है। पहला आवर जो पार्लियामेंट्री सिटिंग का होता है वो क्वेश्चन आवर होता है और इसी को बेसिकली रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस के रूप में मेंशन भी किया जाता है। और इसके बारे में जो ये टॉपिक था ओल्ड पेंशन स्कीम जो टॉपिक था इसको पहले से नोटिस नहीं दिया गया था इसके बारे में कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको 0 आवर में डिस्कशन किया गया है। 0 आवर में वही सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है जिसको रूल बुक में हम लोग नहीं मेंशन करते हैं, बेसिकली पार्लियामेंट में वो मेंशन नहीं होती है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है आई होप क्लियर हो गया होगा, वो पूरा न्यूज़ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। तो कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ओल्ड पेंशन को लेकर के तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, उसको जरूर, ये सारे पॉइंट मैंने आपको सफिशिएंट दे दिए हैं उसको लिखने को लेकर के, ताकि आप उसको अच्छे से अपने आंसर के रूप में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं SAP की बात कही जा रही है, स्टेट एडवाइस प्राइस की बात कही जा रही है, किसको लेकर के, यहाँ पे गन्ने को लेकर के बात कही जा रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने चालू पेराई सत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, स्टेट एडवाइस्ड प्राइस की बात कही जा रही है, जो बेसिकली डिक्लेयर किया है इन्होंने कि जो शुगर केन का जो प्राइस है 23-24 में वो 375 और 365 पर क्विंटल आपका करंट सेशन में होना चाहिए। ये घोषित किया गया है। क्विंटल जो है 375 रुपये तथा 365 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है इन्होंने उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली करंट क्रशिंग सेशन में यानी 23-24 में ये 375 और 365 पर क्विंटल यहाँ पे प्राइस जो है वो कॉमन वैरायटी ऑफ शुगर केन का जो प्राइस है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी अभी जो प्राइस है शुगर केन का वो बढ़ा दिया गया है, बढ़ोतरी देखने को मिला है गन्ने की कीमत को लेकर के। अब ये SAP के पॉइंट्स क्या हैं, देखिए ये कौन डिसाइड करता है, तो ये शुगर केन का जो प्राइस है ये डिसाइड कौन करता है, सरकार की तरफ से डिसाइड किया जाता है। डिटरमाइन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दोनों मिल करके इसको तय करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या प्राइस होना चाहिए शुगर केन का। तो केंद्र सरकार के द्वारा देखिए क्या बोला गया है, उचित और लाभकारी मूल्य की बात कही जा रही है, FRP की बात कही जा रही है, यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, यानी किसान को एक जेन्युइन प्राइस मिले क्विंटल का लेकर के शुगर केन को लेकर के जो उनके द्वारा से उपज की जा रही है। यहाँ पे अनाउंस किया गया FRP को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा, जिन्होंने रिकमेंड किया है कमीशन जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो देखता है, और अनाउंस किया है एक कमेटी जो कि कैबिनेट कमेटी के द्वारा ये कमीशन को अनाउंस किया गया है। और इसमें ये बोला गया है जो बेसिकली FRP यानी एक फेयर प्राइस जो है वो बेसिकली किसान को मिले जो शुगर केन वो सरकार को दे रहे हैं, ये ठीक है। जो प्राइस जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, रिमरेटिव होना चाहिए, ठीक है, उचित होना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जो कैबिनेट समिति होती है CCEA, उसका जो आर्थिक मामलों की सारी डिस्कशन जो होती है वो बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की जाती है। FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अब कौन सी रिपोर्ट किस रिपोर्ट, ये जो FRP है ये किस पे बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो है ये बेस्ड होती है रंगराजन कमेटी, पढ़ा होगा पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रंगराजन रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये शुगर
केन इंडस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या आता है, SAP आता है, स्टेट एडवाइज प्राइस, देख सकते हैं SAP। FRP कहाँ से आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और SAP कहाँ से आता है, किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है। जो बेसिकली उस राज्य के की प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो शुगर केन जो प्रोड्यूस कर रहा है जिस राज्य में, उसके द्वारा ये SAP जो है वो अनाउंस किया जाता है। SAP इज जनरली हायर देन FRP। SAP में जो प्राइस मेंशन होते हैं वो जनरली हायर होते हैं एज कंपेरिजन टू द FRP के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं दोनों सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आमतौर पर FRP से अधिक है। कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट SAP जारी करता है और केंद्र सरकार FRP जारी करता है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए चलेगा। अब अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, आज के डेट में अगर शुगर का क्या ग्रोथ है उसके ऊपर हम लोग बात करें, क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, तो सबसे पहला चीज़ टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए तापमान, तभी जा करके वो अच्छे से उपज हो सकता है। अगर रेनफॉल की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक का ही रेनफॉल जो है वो बेसिकली होना चाहिए, तभी जा करके वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, गन्ने में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो मृदा का भी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉइल का जो टाइप होना चाहिए वो लोमी सॉइल होना चाहिए, पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी में, साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लोमी सॉइल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो बेसिकली राज्य है जो इसको प्रोड्यूस करता है वो कौन है, महाराष्ट्र, ये ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आपका गन्ना जो है वो प्रोड्यूस करता है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन की बात यहाँ पे कही जा रही है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश सोचते हैं, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये था आज आपका पूरा न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पूरा डिटेल्ड में हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में कवर किया, SAP पढ़ा, FRP पढ़ा, ओल्ड पेंशन स्कीम पढ़ा, फिर जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो सारे डिटेल्ड वे में हम लोगों ने कवर की है। इसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, डिटेल में सारी चीज़ें आप अपने हैंड राइटिंग में इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉट टॉपिक है करंट अफेयर्स के वो उसको कवर कर सकें, और वो भी मेंस के हिसाब से जो मेंस में खास करके जो ऐसे राइटिंग का पोर्शन है वो आप लोग का बहुत अच्छा हो सके, उसको लेकर के ये एक प्रयास है INA को लेकर के जो मैं लेकर के आया हूँ। तो इसको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।